Today we are reviewing the lecture unit March 14, 2026. और हाँ, इस मेन सेशन के अलावा हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक मटेरियल्स और स्लाइड्स को अर्ली मार्च सेशंस के रूप में भी फ्रेम करके डिस्कस करेंगे। एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। जैसे एक कंपनी में एक एब्सोल्यूट बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट कोडिंग का मास्टर है, हर कॉम्प्लेक्स बग फिक्स करने वाला। एक दिन मैनेजमेंट उसे प्रमोट करके डिपार्टमेंट हेड बना देती है, पर प्रमोशन के एक ही महीने के अंदर उसका पूरा डिपार्टमेंट ढेर होने लगता है। डेडलाइंस मिस होती हैं और लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान टेक्निकली सुपर स्मार्ट है वो एक मैनेजर के रोल में आते ही बुरी तरह फेल हो जाता है? हाँ, ये क्लासिक ट्रैप है। राइट, आज का हमारा मिशन इसी पजल को सॉल्व करना है। हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सिस्टम्स अप्रोच और ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को रियल वर्ल्ड सिनारियोज और हेवी केस स्टडीज के थ्रू समझेंगे, क्योंकि बिना मैप के नए शहर में ड्राइव करना और बिना मैनेजमेंट थ्योरी की कंपनी चलाना, दोनों में एक्सीडेंट पक्का है। ये मैप वाली एनालॉजी एकदम एक्यूरेट है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट थ्योरी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के आंसर्स रटने के लिए होती हैं, पर रियलिटी में ये थ्योरीज रेडीमेड आंसर्स नहीं देती, बल्कि बेटर क्वेश्चंस पूछना सिखाती हैं। एग्जैक्टली, राइट क्वेश्चंस। हाँ, क्योंकि अगर मैनेजर के पास थ्योरी का मैप है तो उसे पता होता है कि सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं और आगे आने वाला खतरा किस तरफ से आएगा। तो इस फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए मूविंग ऑन टू द मार्च 10th सेशन मटेरियल, जिसमें कून्स की बुक और इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स कवर हुई हैं, और इसमें उस पहले सवाल का जवाब छिपा है, जो टेक्निकल जीनियस फेल हुआ उसके पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या है। मेनली लॉजिक, अथॉरिटी और अंडरस्टैंडिंग के मिसमैच का है। स्लाइड्स में एक बहुत ब्रिलियंट कोट है कि मेडिसिन में एक्सपीरियंस बिना थ्योरी के डेंजरस है और मैनेजमेंट में अथॉरिटी बिना अंडरस्टैंडिंग के बहुत कॉस्टली पड़ती है। वाओ, कॉस्टली पड़ती है। मतलब जब एक टेक्निकली ब्रिलियंट कोडर बिना बेसिक मैनेजमेंट समझे पावर में आता है, तो वो हर टीम प्रॉब्लम को नैरो टेक्निकल लेंस से देखता है। उसे लगता है कम्युनिकेशन गैप भी एक कोड बग है, जबकि वो एक ह्यूमन रिसोर्स इशू होता है। वही तो, वो हर इशू को आइसोलेटेड समझता है, जबकि मैनेजमेंट में हर चीज कनेक्टेड होती है और यही एंट्री होती है सिस्टम्स अप्रोच की। एक गुड मैनेजर को ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ता है कि कोई भी कंपनी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। राइट, तो ये जो सिस्टम्स अप्रोच है और इसमें जो ओपन वर्सेस क्लोज्ड सिस्टम का चक्कर है, ये क्या है? अगर कोई छोटी फैक्ट्री चला रहा है तो उसे लगेगा कि उसकी फैक्ट्री ही उसकी पूरी दुनिया है ना? और यही माइंडसेट सबसे डेंजरस है। क्लोज सिस्टम उस चाबी वाली घड़ी जैसा है जिसमें एक बार चाबी भर दी और वो एक आइसोलेटेड डब्बे में चलती रहेगी। पर बिजनेसेस ऐसे काम बिल्कुल नहीं करते। कोई भी एंटरप्राइज नेचुरली एक ओपन सिस्टम होती है। अच्छा, तो ओपन सिस्टम के मैकेनिक्स एक्चुअली फंक्शन कैसे करते हैं? मतलब इंटरनल फ्लो कैसा होता है? इसमें 3 मेन स्टेजेस हैं। पहला है इनपुट्स, यानी बाहर से ह्यूमन कैपिटल टेक आना। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जहां मैनेजमेंट इन इनपुट्स को प्रोसेस करती है। और तीसरा आउटपुट्स, यानी प्रोडक्ट्स और प्रॉफिट्स जो वापस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकलते हैं। समझ गई। तो कंपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंप्लीटली इंटरैक्ट करती है, और मेरे हिसाब से इन एनवायरमेंटल लेवल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर में इन्हें माइक्रो, मेसो और मैक्रो लेवल्स कहा गया है। माइक्रो एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट सबसे इमीडिएट एक्सटर्नल माहौल है, जैसे एम्प्लॉयज, डायरेक्ट सप्लायर्स। इसको एक हेवी इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल से देखते हैं। मारुति सुजुकी का मनेसर प्लांट, वहाँ 300 से ज़्यादा टियर 1 और टियर 2 सप्लायर्स हैं। 300? वो तो मैसिव नेटवर्क है। राइट। अगर इनमें से एक छोटा सा वेंडर भी हिला, जो कार के डोर हैंडल्स बनाता है, तो पूरी नहीं पूरी असेंबली लाइन रुक जाएगी। ये माइक्रो एनवायरनमेंट का इमीडिएट इम्पैक्ट है। ओके, मतलब एक छोटा पुर्जा हिला और पूरी लाइन बंद। तो मेसो एनवायरनमेंट का स्कोप क्या होता है? मेसो एक लेवल ऊपर का सीन है। ये इंडस्ट्री नॉर्म्स या पर्टिकुलर रीजन के बिजनेस इकोसिस्टम को डिफाइन करता है, जो डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर नहीं है पर आसपास के इलाके को कंट्रोल करते हैं। ओह, लाइक बेंगलोर का आईटी क्लस्टर। वहाँ एक ही एरिया में इतनी सारी आईटी कंपनीज होने से आपस में एक अलग इकोसिस्टम बन गया है। अगर एक बड़ी कंपनी सैलरी बढ़ाती है तो पूरे एरिया में वेज इन्फ्लेशन शुरू हो जाता है। एक लिटरल टैलेंट वॉर शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। आपने इंटरनल माइक्रो एनवायरनमेंट में चाहे जितना एफिशिएंसी ला दी हो, आप मेसो लेवल की टैलेंट वॉर से खुद को आइसोलेट नहीं कर सकते।
अब आते हैं सबसे डेंजरस लेवल पर, मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसे पेस्टल एनालिसिस से देखते हैं। राइट, पेस्टल यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये तो बहुत बड़ी शिफ्ट्स होंगे। हाँ, जैसे ओपन एआई और एआई डिसरप्शन का इम्पैक्ट ग्लोबल वर्कफोर्स पर, या फिर रिलायंस का नेट जीरो 2035 प्लेज। जब इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा मैक्रो कमिटमेंट लेती है तो पूरी सप्लाई चेन बदल जाती है। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है E1, यानी इफेक्टिवनेस इन इकोनॉमिक रोल। हाँ, ये E1 वाला पार्ट प्रोमिनेंटली कवर हुआ था। तो मैनेजर के एंगल से E1 की एक्चुअल डिमांड क्या है? E1 का फंडा सिंपल है कि इफेक्टिवनेस इस बात से मेजर नहीं होती कि फैक्ट्री में कॉस्ट कटिंग कितनी हुई, बल्कि इस बात से कि आप इन बड़े मैक्रो शिफ्ट्स को कितना अच्छे से एंटिसिपेट कर रहे हैं। राइट, मतलब सिस्टम एफिशिएंट हो पर मैक्रो के अगेंस्ट जाए तो जीरो फायदा। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सेमीकंडक्टर्स इंक की टेक्स्ट बुक केस स्टडी में दिखता है। वो मैनेजर्स पूरी तरह फायर फाइटर्स बन गए थे। वही, उनका फोकस सिर्फ एक साल के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स पर अटक गया था। हाँ, और इस शॉर्ट टर्म फोकस के चक्कर में उन्होंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उनको लग रहा था कि सब इंटरनल ठीक चल रहा है। पर उनका खतरा जापानीज सेमीकंडक्टर कंपनीज थी जो अग्रेसिवली इनोवेट कर रही थी। उन्होंने क्लोज सिस्टम माइंडसेट रखा और जापानीज कंपटीशन को मेजर ही नहीं किया। उनका माइक्रो ठीक था पर मैक्रो ने आके मार्केट से बाहर निकाल दिया। वैसे इन जापानीज कंपनीज की बात करें जिन्होंने यूएस को हराया, तो उनका सीक्रेट थ्योरी जी बताया गया है जो विलियम ओची ने दी थी। हाँ, थ्योरी जी का कोर फोकस दो चीजों पर था। पहला लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट और दूसरा कंसेंसस डिसीजन मेकिंग, जहां मेजर डिसीजन से पहले हर स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया जाता था। भाई एक मिनट, अगर हर छोटी बात पे सबका कंसेंसस लेंगे तो डिसीजन लेने में तो सालों लग जाएंगे ना। फास्ट मूविंग बिजनेस में ये प्रैक्टिकल कैसे है? आईबीएम जैसी यूएस कंपनीज ने इसको कैसे अपनाया बिना स्लो हुए? ये पुशबैक वैलिड है, पर थ्योरी जी का मतलब डिसीजन पैरालिसिस नहीं है। इसका एम इनफॉर्मल ट्रस्ट बिल्ड करना है। आईबीएम ने इसको यूएस एनवायरनमेंट के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली ट्वीक किया। ओह, तो उन्होंने लिटरली कॉपी पेस्ट नहीं किया। एग्जैक्टली, उन्होंने फ्लैट डेमोक्रेटिक कल्चर रखा जहां जूनियर इंजीनियर डायरेक्टली आइडिया दे सकता है, लेकिन इस ट्रस्ट के बावजूद उन्होंने हायरार्किकल स्ट्रक्चर और स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन इंटैक्ट रखा। अच्छा, मतलब बातें सबसे करनी नहीं है, ट्रस्ट बनाना है, पर फाइनल कॉल के टाइम हायरार्की अपना स्ट्रिक्ट काम करेगी। उन्होंने जापानीज फिलॉसफी का सॉफ्टवेयर लिया और अमेरिकन हार्डवेयर के साथ मिक्स कर दिया। बिल्कुल सही समझे, दोनों का बेस्ट पार्ट इंटीग्रेट कर दिया। Awesome. Moving on to the March 14th session, यहाँ मेन फोकस डिपार्टमेंटेशन, वैल्यू ट्रैप्स और ऑर्ग डिजाइन पर था। हमने पहले ब्रीफली टच किया था कि डिविजनल, फंक्शनल और ज्योग्राफिकल सेग्रीगेशन कैसे होता है, पर लाइन वर्सेस स्टाफ फंक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ, लाइन फंक्शंस बेसिकली ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स होते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू क्रिएट करते हैं, ग्राउंड जीरो पे प्रोडक्ट मूव करते हैं। और स्टाफ फंक्शंस एचआर, आईटी, प्रोक्योरमेंट होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। थोड़े फन टोन में बोलूँ तो लाइन फंक्शन फ्रंट पे आके मैं एक्शन करता है और स्टाफ फंक्शन बस पीछे से प्रॉपर्ली सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर देता है ताकि ये मेन एक्शन लंबा चले, एकदम स्मूथ, बिना फ्रिक्शन के। हाँ, टेक्निकली थोड़ा नॉटी साउंड कर रहा है, पर कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट यही है। बिना सॉलिड बैकएंड सपोर्ट के फ्रंट का एक्शन हमेशा जल्दी थककर फेल हो जाता है। राइट, और इस फ्रंट और बैक के ब्रेकडाउन से ही वैल्यू ट्रैप्स पैदा होते हैं। ये वैल्यू ट्रैप होती कहाँ है एग्जैक्टली? देखिए, अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और एक्चुअल ऑपरेशंस आपस में सिंक में नहीं है, प्रोक्योरमेंट ने सस्ता रॉ मटेरियल डबल खरीद लिया पर ऑपरेशंस उस स्पीड से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो गोडाउन में फालतू का मटेरियल जमा हो जाएगा, उसमें कैश फंस गया। एग्जैक्टली, इसे ही वैल्यू ट्रैप कहते हैं और इसको ठीक करके पैसा निकालने को वैल्यू लिबरेट करना कहते हैं। अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस को टाइटली इंटीग्रेट कर दें तो वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइज होता है। इसका सबसे क्रेजी एग्जाम्पल डोमिनोज पिज्जा की केस स्टडी है। आई ऑलवेज थॉट कि 30 मिनट्स ऑफ फ्री ऑफर एक जीनियस मार्केटिंग कैंपेन था, पर ये सच नहीं है। नहीं यार, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं, पर एक्चुअली वो मार्केटिंग कंपल्शन नहीं, प्रोसेस कंपल्शन था। डोमिनोज ने जब बैच प्रोडक्शन से असेंबली लाइन पे शिफ्ट किया तो पिज़्ज़ास बहुत जल्दी बनने लगे। वेट, पिज़्ज़ास फास्ट बन रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम आगे वाले फेज में थी।
ऑपरेशंस फास्ट हो गए, पर उनका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी डिलीवरी सिस्टम उस प्रोडक्शन स्पीड को हैंडल नहीं कर पा रहा था। ओ, तो पिज़्ज़ाज़ रेडी थे पर डिलीवरी स्लो थी। हाँ, पिज़्ज़ास ठंडे हो रहे थे और वेस्टेज बढ़ रहा था। तो वेस्टेज बचाने और डिलीवरी को फोर्स करने के लिए उन्होंने इस प्रोसेस कंस्ट्रेंट को मार्केटिंग प्रपोजल बना के बेच दिया। वाओ, मतलब डिलीवरी बॉयज और राउटिंग को सिंक करने के लिए एक आर्टिफिशियल बॉटलनेक क्रिएट किया। दैट इज जीनियस। ऐसा ही एक टेक इंटीग्रेशन का एग्जांपल वॉलमार्ट का भी है। उन्होंने स्टाफ और लाइन फंक्शंस को कैसे ब्रिज किया? वॉलमार्ट ने वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री और RFID टेक यूज किया। वेंडर खुद अपने डैशबोर्ड पर वॉलमार्ट के स्टोर का लाइव स्टॉक देखता था। जैसे ही स्टॉक लो होता, वेंडर खुद रिप्लेनिश कर देता था, बिना किसी ऑर्डर का वेट किए। एग्जैक्टली। पर यह इंटीग्रेशन तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक उनका पीछे का प्रोक्योरमेंट और IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली सिंक्ड ना हो। वही ना, पीछे का हैवी सपोर्ट जरूरी है। जिससे हम आखिरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन लीवर्स। इन्होंने डिजाइन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिवाइड किया है। हार्डवेयर स्ट्रक्चर होता है ना? हाँ, हार्डवेयर फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस हैं, और सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, स्किल्स, वैल्यूज और लीडरशिप है। इन दोनों का अलाइनमेंट क्रिटिकल है। भाई सीधी बात है, तुम्हारा हार्डवेयर कितना भी सॉलिड हो, अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर सपोर्टिव नहीं है तो ओवरऑल सिस्टम खड़ा ही नहीं होगा और पूरी मेहनत बेकार जाएगी। दोनों का प्रॉपर इंटीग्रेशन जरूरी है। वही, हार्डवेयर बिना राइट सॉफ्टवेयर के बस एक डेड मशीन है, वो कुछ वैल्यूएबल प्रोड्यूस नहीं करेगी। ओके, लेट्स रैप दिस अप। आज हमने बहुत हैवी कीवर्ड्स कवर किए: ओपन सिस्टम्स, माइक्रो, मेजो, मैक्रो एनवायरनमेंट्स, पेस्टल, इवॉन, इफेक्टिवनेस, फिर थियरी जेड और लाइन वर्सेस स्टाफ फंक्शंस को प्रैक्टिकली देखा। हाँ, और वैल्यू ट्रैप्स, डोमिनोज और वॉलमार्ट का केस, और फाइनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑर्ग डिजाइन। काफी सॉलिड कॉन्सेप्ट्स थे। और अगर किसी को लग रहा है कि लेक्चर रिकॉर्डिंग्स देखनी चाहिए किसी प्रैक्टिकल डेमो के लिए, तो लेट मी टेल यू, इस यूनिट में कोई मशीन्स या सॉफ्टवेयर चला के नहीं दिखाया गया है। ये प्योरली थ्योरेटिकल क्लास थी, तो हमारा डीप डाइव ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल सफिशिएंट है। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो सेशन एंड करने से पहले मैं एक प्रोवोकिंग सवाल छोड़ना चाहूंगा। ओ जरूर, आखिरी मैक्रो थॉट क्या है? आज हमने थियोरी जी के लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट और कंसेंसस की बात की, पर आज के इस हाइपर फास्ट AI ड्रिवन गिग इकोनॉमी में, जहां मैक्रो एनवायरनमेंट रोज बदल रहा है, क्या थ्योरी जी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, या फिर हमें किसी नई थ्योरी AI की जरूरत पड़ेगी? इस बारे में डीपली सोचना जरूर। उफ, थ्योरी आइडिया, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। क्या गिग इकोनॉमी में पुरानी लॉयल्टी बचेगी? इस नए मैक्रो थॉट के साथ हम आज का डीप डाइव यहीं रोकते हैं। सोचते रहिए और इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते रहिए।